25 दिन इतनी लास्ट मेहनत करवा देते हैं कि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। मैंने रामचंद्र शुक्ल की किताब नहीं पढ़ी, मैंने दृष्टि, मेरे पास किताब ही नहीं है, मैंने सारे PYQ नहीं लगाए, फिर भी मेरा JRF हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट के 25 दिन हमने 100% आपको फॉलो किया। रामचंद्र शुक्ल की आपने किताब पढ़ाई, 5, 7, 8, 10 क्लासें ली, वही मैंने कर डाली। कई बच्चे कोचिंग लेने में समर्थ नहीं है, तो उनके कई रिश्तेदार होंगे, चाचा होंगे, भतीजे होंगे, ताऊ होंगे, परिवार के होंगे, रिश्तेदार मामा होंगे, बहुत क्लास लेते होंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन तो बताई दी है सारी चीजें, और कुछ ऐसी चीजें आपको लग रही हैं जो इनको जाननी चाहिए? बहुत से लोग हमें फोन कर करके मैसेज करके पूछ रहे थे कि एक तरीका बताइए। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ने में सामान्य है, तो मैं गारंटी देता हूँ 6 महीने के अंदर उनका JRF हो जाएगा। पढ़ना कैसे? सबसे पहले हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन करें। 1-1.5 क्लास होती किसी भी टीचर करना, मैंने तलवीर सर से की है, उनको आप कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह मानेंगे तो वो, बाकी अपने टीचर। माँ उनकी चाहती थी कि ब्याह कर ले तो इसमें फंस जाएगा, आज़ादी की लड़ाई भी लड़ता रहेगा और घर पे भी रहेगा। तो माँ को वो जवाब देते हैं, कहते हैं कि माँ तू चाहती है कि मैं दुल्हन ब्याह कर लाऊं? कहते हैं कि मुझको भी देख कर युवतियां मुस्काती हैं, स्नेहिल नजरों से पास बुलाती हैं। मुझको भी देखकर युवतियां मुस्काती हैं, स्नेहिल नजरों से पास बुलाती हैं। माँ तू चाहती है मैं दुल्हन ब्याह कर लाऊं, हर कीमत देकर डोली सजा कर लाऊं। माँ तू चाहती है कि मैं दुल्हन ब्याह कर लाऊं, हर कीमत देकर डोली सजा कर लाऊं। आने को वो तैयार है। नाम बताएंगे अपनी महिला मित्र का? आज के बच्चे महिला मित्र का नाम, बहुत महिला मित्र सबकी होंगी, उनकी महिला मित्र का क्या नाम था? और वही महिला मित्र अगर हमने JRF को बना लेंगे तो हमारा जरूर सिलेक्शन हो जाएगा कि माँ तू चाहती है कि मैं दुल्हन ब्याह कर लाऊं, हर कीमत देकर डोली सजा कर लाऊं। आने को वो तैयार है, आने को वो तैयार है, बस सम्मान मांग रही है, नाम उसका आजादी है, माँ बलिदान मांग रही है। वाह 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 वाह, नाम उसका आजादी है, माँ बलिदान मांग रही है। अब जैसे घर घर नोट और मतलब पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, PYQ करने का तरीका बताऊंगा। और मैं ये बात जो बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुना, ये ब्रह्मास्त्र है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राही अध्ययन धाम। मैं हूं राम कुमार मिश्रा और मेरे साथ हैं कानपुर के मेरे एक ऐसे छात्र जो कवि भी हैं, शिवम गुप्ता नाम है इनका, और अधिक जानकारी खुद देंगे। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है राही अध्ययन धाम पर, और बहुत बहुत बधाई आपको JRF क्वालिफाई करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका सानिध्य पाकर और अच्छा लग रहा है। अभी शिवम ने चाय भी पी, चाय के साथ हम लोगों की फोटो हुई और शिवम ने बताया कि मैं चाय वाला हूँ, थोड़ा सा संभल के। तो चलिए आपकी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कौन सा वो क्षण था जब आप साहित्योन्मुखी हुए, यानी साहित्य की तरफ उन्मुख हुए? कब आपका ये क्षण आया जब आपको लगा नहीं JRF की तैयारी करनी चाहिए? कब आपने टारगेट बनाया? ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन में मैंने BSc किया है, हिंदी बैकग्राउंड मेरा नहीं है। 2016 में मैं दिल्ली आया और SSC CGL की तैयारी करने लगा। साल 2 साल, साल 1.5 साल, 2 साल तैयारी करने के बाद फिर मेरे लगभग एग्जाम्स निकलने लगे, जैसे प्री क्वालिफाई होने लगे, कोई कोई पूरा एग्जाम हो गया। SSC CGL 2 बार प्री है, CHSL है क्वालिफाई, CDS की SSB में दे चुका हूँ, MTS और भी कई सारे एग्जाम्स निकलने लगे। लेकिन चूंकि मैं एक बहाव में, ग्रेजुएशन करने के बाद कि नौकरी करना, सरकारी नौकरी कहाँ, बहाव में चला आया। यहाँ आने के बाद मैंने एक 9th में कविता लिखी थी। वो कविता हमने एक अपने दोस्त को सुनाई, तो वो कविता जब हमने सुनाई तो उसको बड़ा अच्छी लगी। तो उसको जब अच्छी लगी तो फिर मैं और कविताएं जो मैंने और लिखी थी और सुनाई, तो दोस्तों ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ाया तो फिर मैं और कविताएं लिखने लगा। जैसे उस समय उड़ी अटैक हुआ था, उसके बाद उस पर कविताएं लिखी, फेसबुक पर डालने लगा। धीरे धीरे मैं कविता में और कवियों से मिलने लगा, धीरे धीरे मुझे रुचि हो गई। और जब मुझे पता लगा कि मेरी साहित्य में रुचि है और मैं इसीलिए बना हुआ हूँ, तो फिर मैंने MA किया हिंदी से। और MA करने के बाद फिर यहाँ लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं चला गया घर लॉकडाउन में, और उसके दौरान लगभग मेरा MA कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे मंचों पर ही जाना है। फिर मैं मंच करने लगा। मैंने 1 साल 1.5 साल खूब मंच किए, मंचों पर कविताएं करी। फिर मैंने सोचा जब यही करना है तो साहित्य पढ़ने लगते हैं। तो मैं साहित्य पढ़ने लगा, किताबें खरीद लाया, बहुत से उपन्यास, गोदान और भी चीजें। फिर जब मैं पढ़ते 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 मुझे पता लगा, एक लोगों ने कहा कि जब तुम इतना पढ़ ही रहे हो तो नेट की तैयारी कर लो। हमने कहा कर लेते हैं। तो नेट की तैयारी करने के लिए क्या करें नेट की तैयारी में? तो फिर कोचिंग कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई रास्ता कहीं तुम्हें ना पता हो तो भटकते भटकते पहुंचोगे, और किसी को रास्ता पता हो तो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, सीधा पहुंचा देगा वहां तक। कितनी आसान बात। तो मैंने ढूंढा, धीरे धीरे अनअकैडमी पर पहुंचा। और पहले मैंने किसी और टीचर से कोचिंग ज्वाइन करी थी, उनका लगभग 2-3 दिन मैंने पढ़ा। मुझे समझ में आ गया कि जो मैंने वहां पकड़ी है वो सही नहीं है।
फिर मैंने सोचा कि मेरे 14-15 हज़ार रुपये खर्च चले गए, बेकार हो गए। लेकिन अनअकैडमी पर ये सुविधा मुझे पता नहीं थी, बाद में पता चली कि आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। फिर मैंने राम सर को देखा तो फिर मेरे अंदर पूरी उम्मीद जाग गई कि मेरे 15,000 की जगह 30,000 वसूल होंगे। फिर मैंने राम सर को ज्वाइन किया और राम सर को पढ़ा, और आज आप सबको पता है, सर ने बताया कि मेरा JRF क्वालिफाई है। मार्च वाले में मेरा नेट हुआ था, क्योंकि मैंने लगभग सितंबर लास्ट से पढ़ाई शुरू करी और 4 फरवरी तक मैंने पढ़ाई करी। एग्ज़ाम मेरा 5 मार्च को था। 4 फरवरी से 5 मार्च तक मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा, मेरा उधर ध्यान चला गया। मैंने सोचा मैंने हिंदी की तैयारी गलत कर दी, मुझे दर्शन पढ़ना चाहिए। तो इस कारण से मेरी तैयारी JRF की थी। एक बहन है राजस्थान की, कीर्तिका, उसके साथ मेरी तैयारी चलती थी और हम लोग साथ ही तैयारी करते थे, और उसका JRF पिछली बार हो भी गया। मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने 1 महीने गैप किया। फिर जब मार्च का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, मेरा नेट क्वालिफाई था। फिर उसके बाद से लगभग 19 अप्रैल से फिर मैंने तैयारी की और 17 जून को एग्जाम था। फिर लगभग वही 2 महीने और तैयारी की मैंने। तो ओवरऑल लगभग JRF तक पहुंचने की अगर पढ़ाई की बात करी जाए, लगभग 6-7 महीने मैंने तैयारी करी और आज रिजल्ट आता है। चलो बहुत बढ़िया। शिवम, देखो पढ़ाई के दौरान आप एक अच्छे प्रबुद्ध विद्यार्थी रहे हैं और एक अच्छे कवि हैं। चलो प्रश्न करने से पहले कोई एक कविता सुना दो पहले, क्योंकि ये अपनी भावाव्यक्ति कविता से करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। तो एक बार कोई ऐसी जो फेवरेट हो सुना दीजिए, फिर आगे सिलसिला चलेगा। केवल 4 पंक्तियां मैं सुनाऊंगा। हाँ, बस 4। समय उतना नहीं है कि कहते हैं कि बच्चे बहुत जो तैयारी करने वाले हैं, जो नए छात्र देख रहे हैं, जिनके अरमान है नेट JRF और PhD करने के, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, उनके लिए एक बात है। भगत सिंह की माँ जानती थी कि ये आज़ादी की जंग में कहीं खो जाएगा, तो वो आज़ादी को समझते क्या थे। आज तो वैसे ही हम अपनी शिक्षा को समझें क्या, वो बात वो कहते हैं। माँ उनकी चाहती थी कि ये ब्याह कर ले तो इसमें फंस जाएगा, आज़ादी की लड़ाई भी लड़ता रहेगा और घर पे भी रहेगा। तो माँ को वो जवाब देते हैं, कहते हैं कि माँ तू चाहती है कि मैं दुल्हन ब्याह कर लाऊं। कहते हैं कि मुझको भी देख कर युवतियां मुस्काती हैं, स्नेहिल नजरों से पास बुलाती हैं। मुझको भी देखकर युवतियां मुस्काती हैं, स्नेहिल नजरों से पास बुलाती हैं। माँ तू चाहती है मैं दुल्हन ब्याह कर लाऊं, हर कीमत देकर डोली सजा कर लाऊं। माँ तू चाहती है कि मैं दुल्हन ब्याह कर लाऊं, हर कीमत देकर डोली सजा कर लाऊं। आने को वो तैयार है। नाम बताएंगे अपनी महिला मित्र का। आज के बच्चे महिला मित्र का नाम, बहुत महिला मित्र सबकी होंगी, उनकी महिला मित्र का क्या नाम था, और वही महिला मित्र अगर हमने JRF को बना लेंगे तो हमारा जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। कि माँ तू चाहती है कि मैं दुल्हन ब्याह कर लाऊं, हर कीमत देकर डोली सजा कर लाऊं। आने को वो तैयार है, आने को वो तैयार है, बस सम्मान मांग रही है, नाम उसका आजादी है, माँ बलिदान मांग रही है। वाह 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 वाह, नाम उसका आजादी है, माँ बलिदान मांग रही है। बहुत बढ़िया। तो ये जब हम नेट JRF के लिए अपना टारगेट रखेंगे कि उसके लिए हमें बलिदान का मतलब फांसी नहीं चढ़ना है, बलिदान का मतलब सब कुछ त्याग कर देना है। सेक्रीफाइस कैसे? सबसे पहले सीधा तरीका यही है कि कोचिंग जरूर ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि कक्षा 1 से लेकर के MA तक का नेट JRF में आता है। इतना सिलेबस समुद्र जैसा, या बहुत बड़ा दूध का टैंकर भरा हुआ है और उसमें रबड़ी जितना आना है। तो इतना कैसे? तो वो कौन बता पाएगा जो कई सारे एग्जाम दे चुका है, कई सारे एग्जाम से निकलवा चुका है। तो वो कौन? टीचर, जो उस रास्ते पर जा चुका है, वहां पकड़ेगा तुरंत पहुंचा देगा। भटकने से क्या फायदा? 14-15 हज़ार की कोचिंग है। कई बच्चे कोचिंग लेने में समर्थ नहीं है, तो उनके कई रिश्तेदार होंगे, चाचा होंगे, भतीजे होंगे, ताऊ होंगे, परिवार के होंगे, रिश्तेदार मामा होंगे, बहुत क्लास लेते होंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको भी आजमाने का टाइम है। और अगर वो इतनी मदद नहीं कर सकते हैं तो उनका परित्याग कर दीजिए और पैसे की व्यवस्था करिए। 14-15 हज़ार कहीं कोचिंग पढ़ाने लगी, होम कोचिंग पढ़ाने लगी, महीने 2 महीने 15 हज़ार की व्यवस्था हो जाए तो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। मैं सर को प्रमोट करने बिल्कुल नहीं आया हूँ, ना अनअकैडमी को प्रमोट करने आया हूँ, लेकिन मेरा इस रास्ते पर जल्दी पहुंच जाने का अगर कोई एकमात्र रास्ता है, साधन है, वो राम सर है और मैं उसका प्रमाण हूँ। तो मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, मैं कोचिंग ज्वाइन किया था एक बार, तो मैंने प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किया था और मैं उस समय ये किया था UPSC ऑप्शनल भी हो जाए, नेट JRF भी हो जाए। लालच तो सभी लोग करते हैं एक ही साथ में। मैं 40,000 रुपये ऑप्शनल का दिया, 15,000 रुपये प्रैक्टिस सेट का दिया। यही मुखर्जी नगर में आसपास की कोचिंग है। अब वो पैसा मैंने अपनी कमाई से इकट्ठा किया था। अब मेरा UPSC ऑप्शनल तक तो ठीक था, नेट की तैयारी नहीं हो पा रही थी, नाम मात्र के पेपर मिल गए। तो वो चीजें, समस्या ये है, जैसे इन्होंने कहा कि सिलेबस बहुत विशाल है,
कोई कभी कोई किताब बता देगा, कोई कभी कोई किताब बता देगा, कोई चीजें, वो आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट अगर आप तैयारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो शायद वो आपके लिए आसान हो जाएगा। जिंदगी इतनी कठिन नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है कि करना क्या है। करना क्या है, और उसका मैं खुद भोगा हुआ हूं। जो चीज ये आज बता रहे हैं, मैं शुरू से ये सोचता था, मेरे पिताजी नहीं थे तो मैं पैसा बचाता था, मैं सोचता था कोचिंग ना करूं। उसका सबसे बड़ा खामियाजा 5 साल तक मैं कुछ नहीं बन पाया। केवल कोचिंग नहीं बनता, कोचिंग ना होने की वजह से क्या हुआ, कभी एसएससी पढ़ रहा हूं, कभी बैंकिंग पढ़ रहा हूं, कभी एनडीए दे रहा हूं, कभी सीडीए दे रहा हूं, कभी किसी को रूम दिला रहा हूं, कभी घर चला गया, वो लाइन लेंथ नहीं बन पाई। लेकिन अगर मुझे कोई बांह पकड़ के बताने वाला होता, भाई तू यही करना है तुझे, अगर मैं 1 साल कोई तैयारी कर लेता तो मैं सिलेक्ट होता। वही मैंने लास्ट में नेट जेआरएफ में किया। तो वो चीजें कौन दिलाता है? हम लोग दिलाते हैं। एक बात बताओ, आप कभी पढ़ें कभी नहीं पढ़ेंगे, मेरी क्लास कब बंद होती? शायद महीने में 2-4 दिन में छुट्टी ले लूं, बाकी तो चलती रहती सुबह शाम तक। वो जो चीजें साथ लेके चलेंगे ना, क्षमता आपके अंदर है, उसका यूटिलाइज। अर्जुन जैसा सब नहीं बन सकता था, द्रोणाचार्य और किसी को क्यों नहीं अर्जुन बना दिए? क्यों नहीं बना दिए? क्योंकि अर्जुन के अंदर क्षमता थी, अर्जुन को उन्होंने डायरेक्शन दिया। एकलव्य ने मूर्ति बना के पढ़ी, तो डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। जिसके घर में एक आईएएस बन जाते हैं, देखो 2-4 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आप लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, आपके बच्चे अगर गाइडेंस बनाएंगे, आप लोग ध्यान दोगे ना। अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो, बिजी हो, तो बात अलग की है। अगर आप ध्यान दे रहे हो, देखो फिर ये गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। और मैं तो ये कहता हूं, वो कोचिंग सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, वो आपको सही समय से, सही तरीके से, परफेक्ट तरीके से, लाइन लेंथ के लिए भी होती है। वो समझ लो, ये भी हो गया। सर जब पहली बार हमने कोचिंग ज्वाइन की तो सर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, ज्ञान लेना है तो बहुत सी कोचिंग है मार्केट में, सिलेक्शन लेना है तो यहाँ हो। ज्ञान के लिए किताबें भरी पड़ी हैं। और सबसे अच्छी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, कई बच्चे ग्रुप से निकाल कर मैसेज कर रहे थे, तरीका बता दिए, नोट्स मांग रहे थे। किसी के नोट से सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, जेआरएफ जिनका क्वालिफाई हो गया है, उनको ब्रह्म का अवतार मानना बंद करिए। मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। सफलता की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, बहुत बड़ी खासियत होती है। सक्सेस की खासियत ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो जेआरएफ जिनका हो गया, वो बहुत होशियार हैं। आइंस्टीन है, ऐसा कुछ नहीं है। आइंस्टीन कोई एक पैदा होता है, वो जेआरएफ के लिए नहीं है। वो कोई रिसर्च करेंगे जाके, इन्वेंशन करेंगे जाके, बस 19-20 का फर्क होता है। फर्क इतना है कि मुझे कोई चीज 2 बार पढ़ने पर आती है, आपको 3 बार पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज्यादा 4 बार पढ़नी पड़ेगी, और ज्यादा तो 5 बार, बस। और जहां आप हैं वही यात्रा वो भी किए थे। शायद वो 1-2 महीना आगे आपसे, वो आगे हैं और आप अभी पीछे हो, लेकिन आप भी याद रखना 2 महीने बाद आप भी वहीं होगे। बस आप चलते जाना है। दशरथ माझी ने सोचा होता कि इतना बड़ा पहाड़ कैसे तोड़ूंगा, बुरा भाग लगाते हो, तो वो शायद नहीं कर पाते, तोड़ना शुरू किया। 6वीं के धैर्य से पर्वत रास्ते से हट गया। 46 साल तक पर्वत तोड़ा, 46 या 26 साल। तो ये चीजें होती हैं। और शिवम, आगे शुरुआत कैसे करें? शुरुआत, खैर शिवम ने तो बताई दी है सारी चीजें। और कुछ ऐसी चीजें आपको लग रही हैं जो इनको जाननी चाहिए? बहुत से लोग हमें फोन करके मैसेज करके पूछ रहे थे कि एक तरीका बताइए। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है और ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ने में सामान्य है, तो मैं गारंटी देता हूं 6 महीने के अंदर उनका जेआरएफ हो जाएगा। पढ़ने में बिल्कुल भोंदू हैं तो भी तब भी 1 साल में हो जाएगा। जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऐसे अपना दिमाग खर्च नहीं करना है, अपना दिमाग कब खर्च करना है? जब हमें टीचर चूज करना हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रमोट, फिर कह रहे राम सर को प्रमोट करने नहीं है। आपको जो टीचर अच्छा लगे अपना मार्केट ढूंढो जाके। हाँ। मेरी अगर सलाह मानोगे तो मैं राम सर का नाम लूंगा, क्योंकि इनका क्या टैलेंट है, इनका पढ़ाने का क्या तरीका है, उसका सबूत मैं खुद हूं, उसका गवाह मैं खुद हूं। तो इसलिए टीचर ढूंढने में पूरा दिमाग खर्च कर लीजिए, और जब गुरु आपको मिल जाए, अध्यापक मिल जाए, फिर उनको पूरा समर्पित कर दीजिए। और राम सर तो हम लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो तरीका, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, नोट्स बिल्कुल मत मांगिए, नोट्स अपने खुद बनाइए, नोट्स खुद बनाइए। सबसे पहली बात, जिस ढंग से बना सकते हैं पूरा मत बनाइए, जो तुम्हें आता है वो छोड़ दीजिए। जिस ढंग से बनाना चाहते हैं उस ढंग से बनाइए। नहीं बना पा रहे हैं तो पीडीएफ लाइए, उसमें अंडरलाइन करके पढ़िए, जैसे भी पढ़ना है। तो सबसे पहले तरीका क्या? सबसे पहले मैं फर्स्ट पेपर की बात कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें 1-1.5 मिनट लगेगा, हिंदी को थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर में 9 और 10 यूनिट, पर्यावरण वाला और एंशिएंट एजुकेशन वाला जो है, उन दोनों को छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पढ़ना। हालांकि सेकंड जो यूनिट है उसमें भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन अब पेपर जैसा आ रहा है उसमें कोई संभावना छोड़ने की नहीं है। लेकिन फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट छोड़ सकते हैं। पढ़ना कैसे? सबसे पहले हम रीडिंग कंप्रीहेंशन करें। 1-1.5 क्लास होती है किसी भी टीचर करना, मैंने तलवीर सर से की है, उनको आप कर सकते हैं। अगर मेरी सलाह मानेंगे तो वो, बाकी आप अपने टीचर ढूंढ लीजिए। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश मीडियम ही करिए, भले हिंदी मीडियम में फिर भी
और जो PY क्यू खरीदे हैं फर्स्ट पेपर के, वो बाइलिंगुअल खरीद लें। और तनवीर सर भी हिंदी में भी पढ़ाते हैं, तो RC का 1-1.5 क्लास कर लिया। फिर जो PY क्यू आ चुके हैं लगभग 10 RC आप पूरे कर डालिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन पढ़ने के बाद। उसके बाद आप मैथ्स DI पढ़ लीजिए, फिर तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का कंप्यूटर और फिर कम्युनिकेशन ये पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप कर लीजिए रीजनिंग, जो अरस्तु और उन सबकी रीजनिंग है। उसके बाद जो यूनिट 1-2 बचे हैं वो आप कर सकते हैं। करने का तरीका क्या है, मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके MCQ की क्लास ढूंढ लीजिए, वहीं अनअकैडमी पर पढ़ी होगी, सर ने कोई पुरानी क्लास पढ़ाई होगी, उसके MCQ की लगभग हर चैप्टर की 4-4, 5-5 घंटे की क्लास या 2-3 क्लासेस होंगी, यूनिट वाइज चैप्टर वाइज करवाए होंगे। वो जैसे ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो उस चैप्टर को रिवाइज करो और MCQ पर डालो। ये तरीका आपको हर यूनिट में अपनाना है। और जैसे ही आपके 2-3 यूनिट कंप्लीट हो जाए, 10 यूनिट कंप्लीट करने की, 8 यूनिट कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे ही 2 या 3 यूनिट कंप्लीट हो जाए PYQ तुरंत शुरू कर दीजिए, भले हफ्ते में 1 लगाओ। PYQ करने सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं भी आगे बताऊंगा। अब हम आते हैं सेकंड यूनिट पे, सॉरी सेकंड पेपर पे, मतलब हिंदी। हिंदी के बारे में जो भी जितनी तैयारी बताएंगे वो बताएंगे जिस दिन पेपर है उसके 20 दिन 25 दिन पहले की। तो 25 दिन क्या करना है, जो राम सर बताएं। 25 दिन इतनी लास्ट मेहनत करवा देते हैं कि आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। मैंने रामचंद्र शुक्ल की किताब नहीं पढ़ी, मैंने दृष्टि, मेरे पास किताब ही नहीं है, मैंने सारे PYQ नहीं लगाए, फिर भी मेरा JRF हुआ। क्यों? क्योंकि लास्ट के 25 दिन हमने 100% आपको फॉलो किया। रामचंद्र शुक्ल की आपने किताब पढ़ाई, 5, 7, 8, 10 क्लासें ली, वही मैंने कर डाली बस। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रामचंद्र शुक्ल ना पढ़ो, रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए? हिंदी में सबसे पहले आप 2 भागों में डिवाइड कर लें, यूनिट 1 से 4 तक, दूसरा यूनिट 5 से 10 तक। पहले ऐसे था यूनिट 9 और 10 आप छोड़ सकते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब अंदर से पूछ रहा है और 9-10 यूनिट से ज्यादा पूछ रहा है। लेकिन एक चीज और भी करना है इनको, पहले यूनिट 9-10 में इनको लगना भी नहीं है, क्योंकि 9-10 की भाषा क्लिष्ट निबंध है। इनको पहले इजी करके खत्म कर लेना चाहिए, फिर बाद में इसी 2 यूनिट पे लगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। ये चीज तो आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए और 2 भागों का एक चैप्टर उठा के चलिए। तो एक यूनिट 1 से लेकर 4 तक में सबसे पहले आप यूनिट 2 उठाइए, क्योंकि सबसे बड़ा है, बेसिक और धीरे धीरे करिए। शुरू में बहुत स्पीड की कोई जरूरत नहीं है, धीरे 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 करिए। और जैसे ही आपका 2 यूनिट लगभग 60 से 70% हो जाए, 80% हो जाए, आप रामचंद्र की किताब कर सकते हैं। यूनिट 2 जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ और जैसे सर क्वेश्चन भी करवाते हैं कभी कभी, सबसे पहली बात आप लाइव लें। लाइव नहीं ले सकते हैं तो रिकॉर्डेड ले सकते हैं, लेकिन जो सर क्वेश्चन करवाते हैं शाम को 32-35 क्वेश्चन करवाते हैं, वो जरूर लाइव करिए, क्योंकि उस क्वेश्चन में सर टाइमिंग देते हैं, उस क्वेश्चन में सर बताते हैं कि ऑप्शन चूज करिए। तो हमारी जो हेजिटेशन है, एग्जाम में जो एक चांस रहता है कि ऑप्शन आता हुआ हम गलत कर गए, उन चीजों से कैसे बाहर निकल पाएंगे जब ऑनलाइन सर टेस्ट लेते हैं। 30 मिनट का 40 मिनट का टेस्ट होता है। तो जैसे सबसे पहले आपने यूनिट 2 शुरू किया, यूनिट 2 शुरू करने के बाद आपका जैसे ही 70% 80% कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप उसको तुरंत रिवाइज करें, रिवाइज साथ ही साथ करते चलें। फिर उसके बाद आपका घर घर नोट्स है, उसके 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले घर घर नोट्स पार्ट A1 है, उसका यूनिट 2 निपटा दें। तो पहले आदिकाल करें, साहित्य लेखन करें, आदिकाल करें, फिर भक्ति काल करें, ऐसे आदिकाल का 4 पार्ट है उसमें। यूनिट 2 में कैसे करना है कि पहले आदिकाल कर लिया, MCQ निपटा दिए घर घर नोट्स का, फिर भक्ति काल कर लिया, MCQ निपटा दीजिए, फिर आगे रीत काल कर लिया, MCQ निपटा दीजिए। घर घर नोट्स जो पार्ट 1 है उसको ही पहले करिए, फिर जब कभी दोबारा रिवाइज करें तो पार्ट 2 को भी शामिल कर लीजिए, जब दोबारा रिवाइज करें तो पार्ट 3 को भी शामिल कर लीजिए। ये तरीका है, क्योंकि पार्ट 1 सरल है, सर का पार्ट 2 उससे थोड़ा टफ है, पार्ट 3 और ज्यादा टफ है। मैंने पार्ट 3 अभी नहीं पढ़ा, ले लिया मैंने, नहीं पढ़ा नहीं, क्योंकि उस समय टाइम नहीं मिल पाया मुझे। अब यूनिट 2 इधर कर रहे हैं, और जो हमने दूसरा भाग निकाला यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक, उसमें सबसे पहले आप कहानी उठाएं। 7 नंबर। हाँ। 7 नंबर बहुत आसान है, बिल्कुल सबसे आसान है। कहानी में क्या तरीका है, आप पहले सबसे छोटी कहानी उठाएं, उसको पढ़ें, और सबसे बड़ी कहानी उसमें वो है मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, उसको सबसे बाद में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कहानी है, उसको बाद में कर सकते हैं। तो कहानी हमने पढ़ी, उस कहानी को पढ़ने के बाद 20 मिनट रुकिए, उस कहानी को पढ़ने के बाद सर की क्लास, तो उस कहानी को पढ़ने के बाद सर की क्लास करने के बाद सर की जो PDF है उसको रिवाइज, और उसको रिवाइज करने के बाद जब आपकी कहानी कंप्लीट हो जाए घर घर, हाँ, तीनों पार्ट से, घर घर पार्ट 1 में, पार्ट 2 पार्ट 3 में कम से कम इनको 600 प्रश्न मिल जाएंगे यूनिट 7 पे। अगर आपको थकान महसूस होती है कि तीनों पार्ट नहीं हो पा रहे तो पार्ट 1 पहले कर लीजिए, फिर कुछ दिन बाद जब रिवाइज करो 15-20 दिन बाद तो पार्ट 2 कर लीजिए, साथ में पार्ट 1 पार्ट 2। क्वेश्चन कैसे करना मैं वो भी तरीका बताऊंगा, कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कम कैसे करना है वो मैं तरीका बताऊंगा। यूनिट 2 के बाद आप फिर ऊपर की तरफ आ जाइए, यूनिट 2 के बाद आप यूनिट 1 से शुरू कर सकते हैं, फिर 1,
पूरा कंप्लीट हो गया, उसको पीडीएफ सर क्लास करने के बाद पीडीएफ रिवीजन के बाद घर पार्ट 1 फिर पार्ट 2 पार्ट 3 ये कर सकते हैं। इधर आप अपने पीवाईक्यू भी देने लगे, जब आपके 3-4 यूनिट कंप्लीट हो जाए हिंदी में भी तो पीवाईक्यू देने लगे। ये ना सोचे कि हम 10 यूनिट कर लेंगे, 8 यूनिट कर लेंगे, 6 यूनिट कर लेंगे तभी पीवाईक्यू शुरू करें, नहीं, जरूर पीवाईक्यू शुरू करें। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे। यूनिट 1 फिर यूनिट 2 हो ही चुका था, यूनिट 3 निपटा दें फिर 4। इधर जो गद्य वाला पार्ट है उसमें कहानी के बाद कोई नहीं, कहानी के बाद आप नाटक उठा सकते हैं। नाटक थोड़ा सरल है, उसमें पात्र लिखे रहते हैं। पहले आप नाटक पढ़ें, सारे नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन लगभग सारे पढ़े जा सकते हैं, 1-2 हैं जो शायद बड़े हैं वो छोड़ सकते हैं आप। नाटक पढ़ें, नाटक पढ़ने के बाद सर की क्लास के बाद पीडीएफ के बाद घर घर नोट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये पैटर्न। नाटक के बाद आप उपन्यास उठा सकते हैं। उपन्यास कौन सा पढ़ें, तो अगर कोई उपन्यास नहीं पढ़ते तो गोदान केवल पढ़ लीजिए। फिर भी गोदान के बाद आपको टाइम है तो राग दरबारी को मैं सजेस्ट करूंगा, उससे पूछता हाँ, उसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा व्यंग्यात्मक है, मजेदार है, मेरा फेवरेट है, अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है। नहीं तो केवल गोदान कर ले रहा है पर्याप्त है, बाकी अब तो अंदर से पूछने लगा तो फिर नहीं। इसके लिए मैंने ना इस बार 2 चीज की, एक बुक और एक शॉर्ट नोट्स, दोनों साथ लेके चल रहा हूँ, जिससे जिनके पास टाइम है वो पूरी बुक पढ़ें, कम टाइम है तो शॉर्ट नोट्स पढ़ लें और मेरे महत्वपूर्ण कथन कर लें तो उनको आइडिया हो जाएगा। इसको मैंने इस बार किया है। तो इधर जो दूसरी तरफ मैंने निकाला था कहानी के बाद नाटक के बाद उपन्यास, फिर जो सर बता रहे हैं यूनिट 9 और यूनिट 10 पर आप काम कर सकते हैं। हाँ, उसको लास्ट में करिए, उस समय ऐसा करिए बाकी यूनिट हो जाए तब उसी पे काम करिए, क्योंकि उसकी भाषा क्लिष्ट है और उसे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, वरना क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा समझ ही नहीं आएगा, वो दिक्कत हो और सबसे बड़ी बात, जैसे आप कई लोग होंगे कि 1 बार दे चुके, 2 बार दे चुके, नेट नहीं निकल रहा, 3 बार दे चुके, 4 बार दे चुके, 5 बार दे, थक गए हैं। असफलता से थकिए मत, क्योंकि कभी कभी होता है कि गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है, तो बिल्कुल भी असफलता से मत डरिए, कभी भी ताला खुल सकता है। और मैंने कहा ना कि मेहनत, सफलता की खासियत है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो अब जो निबंध वाला यूनिट है उसमें सारे निबंध आप पढ़ें पहले, कविता क्या छोड़ सकते हैं, बहुत बड़ा है, सर ने जो पीडीएफ करा उतना कर सकते हैं। निबंध पढ़ें, फिर सर की क्लास, पीडीएफ, फिर उसके बाद घर घर नोट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, ये सब करने के बाद आप पीवाईक्यू शुरू करते हैं। पीवाईक्यू 3-4 यूनिट आप यहाँ मैं एक सजेशन दूंगा, जो चीज आपको बड़ी लग रही है नहीं पढ़ना है, उसके 15% स्टार्टिंग पढ़ लो, 15% लास्ट में पढ़ लो, इससे आपको ये समझ आ जाएगा भाषा क्या है, चीज क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, मतलब अगर आपको 10 घंटे में कोई पढ़ना, मैं 1 घंटे बता रहा हूँ, 15% यानी 20-30 पेज, 40 पेज शुरुआत के, 40-50 पेज अंत के पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। तो इससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग जाएगा, मेन समझ आ जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं, चीजें क्या है। अब जैसे घर घर नोट पार्ट मतलब पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, पीवाईक्यू करने का तरीका बताऊंगा। और मैं ये बात जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुनाई, ये ब्रह्मास्त्र है। जैसे मैंने पार्ट 1 घर घर नोट्स पार्ट 1 शुरू किया, आदिकाल में मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सर को पढ़ चुका हूँ, क्लास ले चुका हूँ, पीडीएफ भी पढ़ चुका हूँ, उसके बाद मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ घर घर नोट, तो उसमें मान लो 100 क्वेश्चन है, उसमें 100% 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे आते होंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, 60 पे टिक मार लीजिए। उस 60 में भी 20 ऐसे होंगे जो हमें आते होंगे, लेकिन एक संभावना होगी कि हम भूल जाएंगे, तब भी उस पर टिक मार लीजिए। लगभग 30-40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, तो 60 पर टिक मार लिया। जब कभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, महीने भर बाद रिवीजन हो तो आपको 60 ही क्वेश्चन पढ़ने, 100 में से 40 खत्म। जब आप वही 60 क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे तो 60 में फिर 20-30 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, फिर केवल 20-30 बचेंगे, और रबड़ लेकर पढ़िए, फिर वो सही वाली उगाड़ते चले जाइए। आपने 30 कम कर दी, बचे 30, उन 30 पर फिर पढ़ेंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। एक तो ये तरीका हो गया। ऐसे ही पीवाईक्यू में क्या करेंगे, पीवाईक्यू को हमने सेट दिया, सेट कैसे देना, सबसे बड़ी बात, हम क्या करते हैं, चालू हो गए, आंसर देख लिया चुपके से, कोई मजा नहीं, जैसा पेपर होता है उसी तरीके से देना है। जैसे फर्स्ट पेपर में टाइम ज्यादा लगता है, मिलता है 1 घंटा। अच्छा, यही चीज मुझसे लोग बोले कि सर आंसर 7 देते तो समय बचता, मैंने कहा समय नहीं बचता, आपकी नजर आंसर पे जाएगी तुरंत, इसलिए मैंने पीछे किया। बहुत अच्छे पॉइंट बता रहे हो, मैं यही बात बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल जैसे पेपर की तरह देना है। बिल्कुल पीवाईक्यू बता दूं, पीवाईक्यू जैसे फर्स्ट पेपर की पहले बात कर लेता हूँ। फर्स्ट पेपर में 1 घंटा देते हैं वो लोग, लेकिन हालांकि आपको पूरा समय मिलता है तो कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। आपको समय ज्यादा लगता है तो आप 1.5 घंटा लीजिए, लेकिन समय लीजिए, आवारागर्दी मत बैठ जाइए, आप मस्ती में चल रही हैं, मम्मी ने फोन कर दिया धनिया ले आओ, अब पीछे 15 क्वेश्चन करके चले गए, ऐसा नहीं। 1.5 घंटा टाइम निकल, 2 घंटा लगता है, 2 घंटा निकालिए शुरू में, फिर उसको जैसे मान लो 1.5 घंटा मुझे लगता है फर्स्ट पेपर करने में,
तो उस 1.5 घंटा लगा दिया, फिर अगले दिन हम पेपर दें तो 10 मिनट कम कर दें, धीरे 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 उसको 1 घंटा खींच कर ले आना है हमें। अगर 1 घंटा हम खींच कर लाते हैं तो बढ़िया है। उसमें तरीका क्या है, हम मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर की हिंदी क्लिस्ट है, हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक ठाक इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर इंग्लिश मीडियम ही पर पढ़ाई करें, ज़्यादा अच्छा है। बाइलिंगुअल PYQ खरीदें। अब मैंने टाइमिंग करके, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया और उसका आंसर नीचे दिया रहता है यूथ में, तो उसको छिपा लें। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे करके जो मेरे गलत हुए, जैसे 50 क्वेश्चन किए तो मेरे 30 सही हुए, 15 सही हुए, 20 सही हुए, अपने मार्क्स से लिख लें। और जो जहाँ इंडेक्स होता है, पहला पेपर दूसरा पेपर, वहाँ नंबर लिखते चले जाएं और आपको पता चल जाएगा पहली बार मेरे 20 आए, फिर 22 आए, फिर 23 आए, फिर 20 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 30 हो गए, ऐसे करके आपको एक आइडिया लगता चला जाएगा कि आपके अंदर प्रमोशन क्या है। पेपर पूरा आपने कर लिया, फिर उसके बाद उसको एनालाइज जरूर करें। 1 घंटा 1.5 घंटा पेपर देने में लगता है, तो 1.5 घंटा ही 2 घंटा आपको एनालाइज करने में लगेगा। भले ही फर्स्ट पेपर हफ्ते में 1 दें, 1 से ज़्यादा ना दें, पर्याप्त है। लास्ट में भले देते रहे ना ज़्यादा एक्स्ट्रा, अभी 1 ही दें। तो उसका एनालाइज करने का तरीका क्या है, आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन किया, वो आपको बिल्कुल आता था, उसको छोड़ दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपने उस टाइम तो कर लिया, तुक्के में सही हो गया, लेकिन आता नहीं था, तो उसको जरूर टिक मारिए कि ये हमें दोबारा पढ़ना है। फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो उसका डिटेल दिया रहता है, उसमें भी हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं, ऐसा कोई पॉइंट जो मेरे समझ में ना आता हो। फिर जब दोबारा रिवाइज करें तो जो क्वेश्चन में आता है टिक वाला, उसको हम बिगाड़ सकते हैं, अंडरलाइन वाला भी बिगाड़ सकते हैं। यही काम हमें हिंदी में करना है कि हमें 100 क्वेश्चन हमने किए, तो उसमें हम हो सकता है कि हम 60 कर ले गए हों, लेकिन हमें सही तरीके से 40 ही आते होंगे, तो 60 पर हम टिक मारे रहें। जो उसका डिटेल दिया रहता है उस पर भी अंडरलाइन करें, और जब रिवीजन करें तो वो धीरे धीरे कम करते चले जाए। वही पैटर्न तरीका अच्छा है। और यही अगर ये फॉलो करते चले जाएं तो इनको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं, JRF हो जाएंगे, सीधी बात है। अगर पढ़ने में ठीक ठाक है, नॉर्मल, हम आइंस्टाइन की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल नॉर्मल है, आप 6 महीने में JRF हो जाएंगे। आप डेली 8-9 घंटे 10 घंटे देते हैं। हाँ। सर की क्लास पूरा फॉलो करिए। अगर आप बिल्कुल भोंदू हैं, आपको कुछ नहीं आता है, 1 साल में JRF हो जाएंगे। कुछ नहीं आता, जब आपको छोटा बड़ा भी नहीं आता, तब भी 1 साल में हो जाएंगे। आप 8 घंटे, मतलब जैसे 8 घंटे डेली टाइम नहीं निकाला सकता। तरीका क्या होता है कि हफ्ते में आप 6 दिन का पैटर्न निकालिए कि 6 48, हफ्ते में हम 48 घंटे पढ़ रहे हैं। किसी एक दिन गैप हो गया तो अगले दिन हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लें। भाई डेली नहीं हो सकता, घर में कोई काम हो गया, शादी है, बर्थडे है, कोई बीमार हो गया, हम ही बीमार हो गए, तो हफ्ते का हमें एवरेज निकाल लें कि हमें हफ्ते में 48 घंटे पढ़ना है। तो अगर एक दिन हमने नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लें। ये तरीका अपना सकते हैं। नहीं, बहुत सही तरीके से इन्होंने पॉइंट बात बताई, और ये वही बता सकता है। एक्चुअली ये इसलिए बताए कि कंपटीशन की तैयारी पहले विभिन्न तैयारी कर रखी है। वही चीज तो मेरे साथ है। मैं कई बार कहता हूं कि ऐसा कोई एग्जाम बचा नहीं जिसको मैंने दिया नहीं। यानी रेलवे चतुर्थ श्रेणी का भी मैं दिया हूं, ग्रुप डी का, ये बात कोई जानता नहीं है। NDA दिया हूं, CDS दिया हूं, CPF दिया हूं, ITA दिया हूं, IMA दिया हूं, और एक होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का, वो भी दिया हूं, SSR का दिया हूं, SCRA होता है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस इंजीनियरिंग का, वो भी दिया हूं, IIT का दिया हूं, IEEE का दिया हूं, UPTU का दिया हूं। मेडिकल का नहीं दिया हूं क्योंकि मेडिकल लाइन मेरी नहीं थी। AIPMT तब होता था जो नीट हो गया है। नेट JRF की तैयारी करते हैं बच्चे, जितने इन्होंने फॉर्म भरे नहीं होंगे जिंदगी में, उतने एग्जाम तो हमने क्रैक किए हैं। तो वो चीजें होती, इसलिए इन्होंने बताया। बहुत बढ़िया, बहुत सही तरीके से एक पॉइंट बताया शिवम ने। लेकिन अब हम लोग इनसे एक बार पुनः कविता सुन के समापन करना चाहेंगे। सुबह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनकी कविता क्लास में ना हो जाए ऐसा होता ही नहीं था। मैं इनको हैंड रेज करके बुलाता था और सुनाते थे कविता, बहुत अच्छा लगता था। फिर से एक उत्साहित कविता सुना दीजिए। ये लोग सुबह से जो बैठे हैं ना, इनको एक बार एनर्जी आ जाए। ठीक है। एक मैं अंतिम बात बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे थे सर, जैसे डेट शीट याद नहीं होती कभी भी, कि बहुत अच्छा तरीका हम बताएंगे, बहुत अच्छा तरीका। मेमोरी मेरी बिल्कुल कमजोर है, मुझे बिल्कुल इंटेलिजेंट मत समझे, तुरंत चीज भूल जाता हूँ। कोई मिले और अभी 1 घंटे बाद फिर मिले, वो कहता अभी तो मिले थे, मैं भूल जाता हूँ। तो जो लोग भूलते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जो भूलते हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो एक तरीका अपना लेते हैं। जैसे किसी रास्ते आप जाएं, हाँ। फिर आप रास्ते में निशान बनाते चले जाएं, ये डेयरी पड़ी थी बगल में, यहाँ से डेफिनेटली, तो आप नहीं भूलेंगे। दिमाग को चलाने वाला भी एक दिमाग चाहिए होता है। वो दिमाग अगर आपके पास है तो दिमाग जो है वो अगर कमजोर है, चलाने वाला दिमाग ठीक है, तो आप बहुत पॉइंट की बात है। अभी मैं गया था बाहर घूमने, तो मुझे 2-3 दिन एक जगह जाना था, रास्ता घुमावदार था। मैं एक बार गया, भूल गया। जो भूलते हो कभी नहीं भूलते, कितनी बड़ी बात कही। दोबारा मैं जहां टर्न था वहां रुक के उसका लैंडमार्क देखा, यहां से लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। अब वो मेरे दिमाग में सेव हो गया। ये चीजें सही बात भाई देखो, जैसे क्या है, JRF बड़ा कोर्स लग रहा है, बहुत लंबा,
घर से कोहरा है, घर से नहीं निकलेंगे क्योंकि दिख नहीं रहा है। अरे भाई 10 कदम चलो, अगला 10 कदम दिखने लगेगा। तैयारी शुरू तो करो, आप शुरू ही नहीं करोगे। तो एक बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जैसे तारीख डेट नहीं याद होती है कि जैसे राज दरबारी का सन क्या है ना, मैलांचल का सन क्या है। तो एक काम करो, जैसे मान लो 1800 समथिंग से शुरू हो जाती है रचनाएं, तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ, मान लो 1901 से शुरू होती है। अगर पीछे शुरू होती है तो आप डेट बनाइए, एक पूरा एक डेट शीट लीजिए जो फोटो कॉपी वाला होता है प्रिंट, सबसे ऊपर लीजिए 1901, उसके नीचे उसी क्रम से लेकर 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, ऐसे करके पूरा एक पेज में लगभग 30 आ जाएंगे। फिर ऐसे करके 2010-12 तक की रचनाएं हैं। 1901 में जो जो रचना कहीं भी पढ़ो, उपन्यास, गद्य, विधा, लेखन, जो भी, वहां तुरंत नोट करो। पीवाईक्यू में किया तुरंत वहां नोट, कहीं किया वहां नोट। ऐसे करके 1901 की अगर 10 रचनाएं वो आपके एक साथ आ जाएंगी। अब याद कैसे होगा? 1901 की कोई आप एक ट्रिक तैयार कर लीजिए। जैसे मैं कैसे तैयार करता था, जैसे 1947 में देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद हुआ था तो क्रांति आई, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 है ना, तो उससे हमने याद कर लिया, क्योंकि उसके पहले उसमें भी बाण भट्ट की आत्मकथा में भी आजादी का एक माहौल बनाया जाता है, वो महामाया होती है, तो मैंने स्ट्रिक बना लिया। ऐसे करके कई तरीके आप अपना सकते हैं। अशोक का फूल 1948 सन, अशोक का फूल मतलब आजादी हुई तो फूल खिल गया। ऐसे करके आप ट्रिक्स बना सकते हैं। 1948 से लास्ट में वो है आलोक पर्व 72 आलोक पर्व, हाँ। तो ऐसे करके जो भी है कुल मिलाकर के 1901 की सारी रचनाएं आपके सामने आ जाएंगी। 1901 की को ट्रिक बना लीजिए। 200 जैसे 1906 में बंगाल विभाजन हुआ था, उससे याद कर लीजिए। जो जिस सन के बारे में आप, जैसे 1995 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 1995 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके सामने जितनी रचना है उससे मैच करा लीजिए नाम मैच, क्योंकि आप लिंक बनाएंगे ना, लिंक आप बनाएंगे। आपकी बहन का 1996 है तो 1996 बना लीजिए, आपके जिगरी दोस्त का 1997 है तो 1997 बना लीजिए। अब मुझे आइए रिचर्ड से याद करना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ 92, उनका 93 वहां कर लिया। नागार्जुन का भस्मांकुर और वो जो युद्ध हुआ था ना चाइना का, और पाकिस्तान से एक बार हुआ था 62 और 71 में। अब देखो क्या होता है, भस्मांकुर होता है मतलब भस्म हुए लोग, और तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। तो अब शुरू से जैसे होता नहीं, भस्मांकुर की स्टार्टिंग से करके मैंने वो तीनों रचनाएं एक साथ याद कर ली कि कब तालाब वाली मछली है, कब भस्मांकुर है। बहुत बड़ी आप जो गलती करेंगे वो ये कि आप क्या सोचेंगे 1901 की सारी रचनाएं लिख जाए हम तब याद करेंगे, नहीं, धीरे धीरे 2 रचनाएं लिख गई 2 ही याद कर लो। जब तीसरी 1901 में लिखो तो वो 2 तुरंत रिवाइज मार दो, कितना टाइम लगता है? बिल्कुल उसमें जोड़ते चले, 2 रचनाएं उसमें लिख गई, तीसरी जब लिखो तो उन दोनों रिवाइज मार दो, लिंक भी याद कर लो उन 2 को, तीसरी को भी याद कर लो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब याद होगी। कोर्स आपका जिससे कंप्लीट होगा, पीवाईक्यू कंप्लीट होगा, अपने आप याद हो जाएंगे, गारंटी मैं देता हूँ। तो बस लगे रहना है, गैप नहीं देना है, लगातार लगे रहना। यही मैं कोर्स में कहता हूं कि मैं जितना की पॉइंट करा रहा हूं पहले उतना याद कर लो, जो मैं छोड़ रहा हूं ना, जब आप इसे याद कर लोगे कोई नया मैटर पढ़ोगे ऑटोमेटिक। अब जैसे इन्होंने नोट्स मांगा आपसे, अब अगर ये अपना नोट्स बनाई होंगी तभी आपके नोट्स का यूटिलाइज, अदरवाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे इन्होंने ये पॉइंट साथ में कर रखा है, वो नोट कर ली तुरंत, इसलिए पहले ही अपना बनाओ तब कंपेयर करो। अदर राइटर्स की हमें रचनाएं नहीं याद होती हैं, तो बहुत से तरीके हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताएं जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं याद हो रहा, तो आपके मोहल्ले में कोई जयशंकर प्रसाद से मिलता जुलता होगा, उसकी फोटो मैच करा ली कि जब भी जयशंकर प्रसाद का नाम आएगा ये आदमी हम अपने चेहरे लगा देंगे, और उनकी जितनी रचनाएं उससे लिंक करवा दीजिए। जितनी रचनाएं हैं, कोई नाम आया कि कोई राइटर का नाम, जैसे मान लीजिए निराला आया नाम, तो निराला टाइप का कोई आदमी होगा, हमारा टाइप का, एकदम किसी बात नहीं सुनने वाला, हक्का टाइप का, मैच करा दीजिए। और रचना याद करिए फिर ऐसे, जैसे निराला है 1923, 1930, 1932, 1936, 1938, 1940। अब देखो रचना मेरे माइंड में चल रही 1942, 1946, 1946, फिर हाँ मतलब तरीके से, फिर अर्चना आराधना गीत गुंज शांत काकली 1950, 52, 54, 1969। तो उसको ऐसे याद कर लो, है ना। जैसे झरना है तो झरल, झरना आंसू लहर का माने 18, 25, 33, 35, है ना। अब जैसे जयशंकर प्रसाद को 1909 से शुरू होता है ना, 1909 3 रचनाएं 1909, फिर 10 की हैं, फिर 12 की हैं, फिर 13 की हैं, उसके बाद देखो 17 की हैं, फिर 18 चित्रधार, फिर 28, 25। उसको ना माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। बहुत कठिन लगता है, सीधी सी बात है। देखो डिसीजन लिया आपने, जेआरएफ करना है, जब ख्वाबों को पहचान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ख्वाबों को पहचान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या मुश्किल क्या आसान, बस ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बढ़िया। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पूछो आप। यूपीएससी की तैयारी आप थोड़ी टाल दीजिए, हाँ पहले जेआरएफ कर लीजिए, दोनों एक साथ का। यूपीएससी की तैयारी करने वाला जेआरएफ निकाल लेगा, कि किसी बात गारंटी नहीं है। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं
यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, कई सब्जेक्ट से, वो नेट क्वालिफाई 3-4 साल में हो रहे हैं। क्यों? उसकी नहीं वजह निकाल क्या? पा रहे हैं, बिल्कुल। उसकी वजह बता दें, क्योंकि नेट पॉइंट वाइज नॉलेज पूछता है, आपकी मेमोरी चेक करता है, आपका बहुत ज्ञान चेक, थॉट नहीं चेक करता है। और ये यूपीएससी आपका थॉट चेक करता है कि आप सोचते किस तरीके से। तो 6-7 महीने, साल भर लगेगा, जेआरएफ क्वालिफाई कर लीजिए, PhD उसके करते बाद वो रहिए, करिए। 50,000 रुपया मिलता रहेगा, 4 साल, 5 इन्होंने- साल, 10 साल तक तैयारी करते रहिए, जब तक आपको करना है। नहीं, सुनो, मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी वाले में मेरे साथ में भी पढ़ता था, कई लोग तैयारी करते थे आईएएस की, जिनका नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ। मैंने यूपीएससी छोड़ा, पहले जेआरएफ क्लियर किया, फिर खैर मैं इधर आगे बढ़ गया। लेकिन एक बात सही है, यूपीएससी और जेआरएफ में जमीन आसमान का फर्क है। चाहे ऑप्शनल ही देख लोगे, ये बात मैंने अभी बताई थी। वो अलग पूछता है, ये अलग पूछता है। वो जो पूछेगा इसमें से 15-20% ही पूछेगा आपसे। यूपीएससी ऑप्शनल का 15% ही आपको नेट जेआरएफ मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। इसलिए वो चीजें अलग है। सर का आदेश हुआ है। हाँ, एक लास्ट कविता सुन के समापन करेंगे। सुन लें, 3-4 मिनट की कविता है। देखो, कविता वाला पोर्शन कविता वाला पोर्शन बहुत बड़ा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, सर क्लास करवाते हैं, उतना ही पर्याप्त, जो आती है बहुत बढ़िया करवाते हैं। कविता वाला जो पोर्शन है उसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्ञान लेना है तो अनअकैडमी पे कई सारे टीचर हैं, बाहर भी आपको मिल जाएंगे। कविता का अर्थ, भाव, भावना और वो एक चौपाई के 18 अर्थ, वो आप कहीं भी ले सकते हैं। सिलेक्शन पाना है उस कविता से क्या आना है तो सर खुद ही क्लास करवा देते हैं।